अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है क्रेजी इंडियन रिच इंडियंस। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो करते वीडियो स्टार्ट। रिहाना को 50 करोड़ रुपए दिए गए परफॉर्मेंस के लिए। पूरे बॉलीवुड को इनवाइट किया गया। बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग भी उधर मौजूद थे और रिपोर्टेडली 800 करोड़ रुपए खर्च करे गए, वो भी एक प्री वेडिंग फंक्शन के लिए। अब ये तो अंबानी थे, पर आप इसको देखो, ये है प्रिवाना साउथ लग्जरी अपार्टमेंट्स गुरुग्राम के सेक्टर 76 और 77 में। इस प्रोजेक्ट को बनाया था डीएलएफ ने और इसमें 4 टावर्स और 1133 घर हैं। 3 दिन के अंदर ये सारे घर बिक गए। एक घर की एवरेज कॉस्ट क्या थी? 7 करोड़। 3 दिन में डीएलएफ ने 7,200 करोड़ रुपए कमाए। 70 to 100 crore is what you've raised in your new project in less than 72 hours. That is correct. ये घर आपको सस्ते लगेंगे जब आप इनको दूसरे लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट से कंपेयर करोगे, जैसे डीएलएफ का कमिलियस प्रोजेक्ट गुरुग्राम में, जहाँ एक घर की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है। एक मूवी थिएटर, क्लब, फुल बॉक्सिंग रिंग के साथ एक जिम और एक इंडोर हीटेड पूल, ये बस कुछ अमेनिटीज हैं जो डीएलएफ कमिलियास में मौजूद है। वेलकम टू द लाइव्स ऑफ क्रेजी रिच इंडियंस। लग्जरी हाउसिंग की डिमांड इतनी ज्यादा है इंडिया में कि डेवलपर्स के पास इतने प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। प्रशांत ठाकुर जो एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा पागलपन 10 सालों में नहीं देखा। इन लग्जरी अपार्टमेंट्स की वजह से डीएलएफ के शेयर प्राइसेस भी बढ़ गए। That is correct. ये लग्जरी इकोनॉमी बस अपार्टमेंट्स के बारे में नहीं है, बल्कि घड़ियां और गाड़ियों के बारे में भी है। पिछले साल मर्सिडीज ने हाईएस्ट एवर सेल्स रिकॉर्ड करी। I think 23 was a great year for us. Another best ever year in our history. HSBC ने अपना ब्लैक मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, वो भी विराट कोहली के साथ अल्ट्रा रिच इंडियंस को अपनी प्राइवेट बैंकिंग फैसिलिटीज बेचने के लिए। और इन्हीं लोगों के लिए कई मेंबर्स ओनली एक्सक्लूसिव क्लब्स भी खुल रहे हैं दिल्ली जैसे शहरों में, जैसे दिल्ली के ताज पैलेस होटल में द चेंबर्स, जिसकी मेंबरशिप की कॉस्ट क्या है? ज्वाइनिंग फी है 25 लाख और एनुअल फी है 3 लाख। तो ये लग्जरी इकोनॉमी हमारे देश में एकदम से इतनी बूम कैसे कर रही है और इसका क्या असर पड़ेगा हमारे देश पर? ये कोई सीक्रेट नहीं है कि हम सबकी मटेरियलिस्टिक एस्पिरेशन होती है, पर हम सभी लोग कोई ना कोई महंगी चीज खरीदना चाहते हैं, पर इसके लिए अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल करना जरूरी है। चाहे हम एंटरप्रेन्योर हो, हमारी सैलरी हो या फिर हम एक फ्रीलांसर हो। कॉलेज में हमें ये तो सिखाया जाता है कि हमें एक अच्छी सैलरी की जॉब मिलेगी कैसे, पर अपने पैसे को ग्रो कैसे करें ये नहीं सिखाया जाता। अब कई मिडिल क्लास इंडियंस की इनकम बढ़ रही है, तो उनके लिए ज़रूरी है अपनी नॉलेज गैप फिल करना, जिसके लिए कई फिनटेक्स आ रही है हमारी इकोनॉमी में। और एक ऐसी फिनटेक है द 1% क्लब। इस कंपनी के फाउंडर है शरण हेगड़े और निखिल कामत ने इसमें इन्वेस्ट भी किया। 1% क्लब का ऑब्जेक्टिव है कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलता है ताकि आप काम बस पैसों के लिए ना करो। हमारी वेल्थ ग्रो करने के लिए हमें पैसा मैनेज करना आना चाहिए, जो सैलरी या फिर एफडी से ऑप्टिमाइज नहीं होता। कई लोगों के लिए अपना पैसा खुद मैनेज करना बहुत डरावनी चीज़ होती है, पर इधर ही 1% क्लब आपकी मदद करना चाहता है। 1% क्लब से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम यूनिवर्सिटी की एक्सेस मिलेगी, 25 से ज़्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग टूल्स मिलेंगे, पर उसके साथ ही साथ उनके नेटवर्किंग और इन पर्सन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, जहां आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं पर उनसे सीखने को भी मिलेगा कि वो अपनी वेल्थ कैसे मैनेज कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए आप 1% क्लब की 2 घंटे की पर्सनल फाइनेंस मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जो फाइनेंस विद शरण कंडक्ट कर रहे हैं। इस मास्टर क्लास में आपको सीखने को मिलेगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के बारे में, अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में और टैक्सेस में आप कैसे पैसे बचा सकते हो 5 सीक्रेट टूल्स के जरिए। तो अगर आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हो, ये मास्टर क्लास ज्वाइन करो। आपके लिए 50% ऑफ भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सबसे पहले समझते हैं कि ये रिच इंडियंस है कौन। इस चीज़ को करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका है एब्सोल्यूट नंबर देखना, जैसे हमारे देश में कितने करोड़पति हैं। पिछले साल करीब 2 लाख लोगों ने 1 करोड़ से ज्यादा पैसा कमाया हमारे देश में। ये मैं इनकम की बात कर रहा हूँ, वेल्थ की नहीं। इनकम और वेल्थ में फर्क होता है। इनकम देखते हैं कि आपको कितना पैसा मिला, जैसे सैलरी, जबकि वेल्थ आपकी प्रॉपर्टी, गोल्ड और इन्वेस्टमेंट्स को भी कंसिडर करती है। पर वेल्थ का डेटा इतना अच्छा नहीं है, इसलिए हम इनकम की ही बात करेंगे। अब आप में से कई लोग को 2 लाख का नंबर कम लग रहा होगा,
पर आप कहोगे कि कई लोग हैं जो इनकम टैक्स फाइल नहीं करते पर वो करोड़पति हैं, तो ठीक है ये बात मान भी ली, तो 2 लाख करोड़पति में तो कितने होंगे? 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख। एक सीनियर इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि क्योंकि अब बैंक्स बेटर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस वजह से अपना पैसा छुपाया इतनी आसानी से नहीं जा सकता, इसीलिए 2 लाख करोड़पतियों का नंबर इतना गलत नहीं होगा। दूसरा तरीका है रिलेटिव बेसिस पर, यानी कि ये देखना कि टॉप 10% और टॉप 1% इंडिया में कौन कौन आता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है जो प्राइम मिनिस्टर को सलाह देती है कि उनको कैसे डिसीजन लेने चाहिए। इस काउंसिल ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी थी और गेस करो कि आपकी मंथली इनकम क्या होनी चाहिए जिससे आप टॉप 10% में आ जाओगे इंडिया के। 3 सेकंड देता हूँ आपको। 25,000। 25 कम है क्या? अगर आपकी मंथली इनकम 25,000 है तो कंग्रेचुलेशंस, आप इंडिया के टॉप 10% में आ गए। ये नंबर कम लग रहा है तो दूसरी रिपोर्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से टॉप 10% में आने के लिए आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। इंडिया में मोस्टली सभी बिजनेसेस इस टॉप 10% पॉपुलेशन को ही टारगेट कर रहे हैं। इसको कहा जाता है पावर लॉ। पावर लॉ का मतलब है जहां बहुत कम लोग एक बहुत बड़ी एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है। कुणाल शाह जो क्रेड के सीईओ हैं, उन्होंने भी कहा था कि ई कॉमर्स इंडिया में मोस्टली कुछ पिन कोड से ही किया जाता है। ये हो गया हैदराबाद का जुबली हिल्स, मुंबई का बांद्रा वेस्ट या फिर बेंगलुरु का कोरमंगला। ब्लूम वेंचर्स जो एक वेंचर कैपिटल कंपनी है, उन्होंने कहा कि भले ही हमारे देश में करीब 30 करोड़ परिवार हैं, पर उनमें से बस 10% यानी कि 3 करोड़ परिवार के पास ही मेनली परचेजिंग पावर है। जैसे पूरे हमारे देश में करीब 3 करोड़ परिवारों के पास ही वाईफाई कनेक्शन है, गाड़ी है, क्रेडिट कार्ड है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स है। 6 करोड़ डीमैट यूजर जरूर है, पर बस 3 करोड़ के पास ही 10,000 से ज्यादा रुपए उनके अकाउंट में। तो अगर आपको कोई बिजनेस करना है, इस टॉप 10% को टारगेट करें। जैसे जोमेटो से ही पूछ लो, जोमेटो के 5% कस्टमर्स उनके 45% ऑर्डर्स के लिए जिम्मेदार है। पर क्या आपको लगता है कि ये टॉप 10% पॉपुलेशन गुरुग्राम में लग्जरी अपार्टमेंट खरीद रही है? नहीं, वो टॉप 1% है। ये टॉप 1% पॉपुलेशन ही है जो फॉरेन कंट्री जाती है घूमने के लिए और जो आईफोन्स खरीदती है। जैसे पिछले साल 90 लाख आईफोन्स बिके थे हमारे देश में, जो हमारी पॉपुलेशन के 1% से कम है। जो भी आप शार्क टैंक पर D2C ब्रांड्स देखते हो ना, उनका धंधा तभी चलेगा जब ये टॉप 1% लोगों को उनकी ब्रांड्स पसंद आएंगी। और जो भी ब्रांड्स लॉन्च हो रही हैं, चाहे वो स्नीकर ब्रांड हो, लग्जरी सूटकेसेस या फिर वेडिंग वीडियो की कंपनीज, वो इसी सेगमेंट को टारगेट करना चाहती है। इस टॉप 1% की वजह से लग्जरी ब्रांड्स की सेल जैसे अर्मेस, लुई वुइटन और क्रिश्चियन डियोर की सेल्स 4 साल में दुगनी हो गई है। यही रियलिटी है हमारे देश की। हमारे देश की भले ही पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पर उतने लोग जिनके पास स्पेंडिंग पावर है, उनका नंबर एक यूरोपियन कंट्री की पॉपुलेशन जितना है। वीरदास ने अपने कॉमेडी शो में कहा था, देयर आर 2 इंडियाज। I come from which India? I come from 2 Indias. पर ब्लूम वेंचर्स के हिसाब से 2 इंडिया नहीं बल्कि 3 इंडिया है। अब उनकी डेफिनेशन अलग है, पर इस वीडियो के लिए मैंने डिफाइन किया है कि इंडिया 1 है टॉप 1% इंडियंस का, इंडिया 2 है टॉप 10% इंडियंस का और इंडिया 3 है जो इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आते। अगर आपको एक अच्छा बिजनेस चलाना है तो टॉप 10% को टारगेट करें। प्रीमियम बिजनेस चलाना है तो टॉप 1% को। और ये टॉप 1% इंडियंस रहते कहाँ? मेनली इंडिया के 8 बड़े शहरों में, दिल्ली NCR, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद और बेंगलुरु। पर ये मत समझना कि टॉप 1% इंडिया इन शहरों में ही रहता है। पिछले साल 60% आईफोन्स टियर 2 और टियर 3 शहरों में बिके थे। गौर से देखो, फेस नहीं हाथ में। एप्पल ही नहीं, रोलेक्स एक लग्जरी वॉच मेकर ने रायपुर में अपना स्टोर खोला है। लग्जरी रिटेलर बुल्गारी ने अपनी वॉचेस और ज्वेलरी की एग्जीबिशन लखनऊ में करी। थाईलैंड की एक लग्जरी ब्रांड लोटस द वीवर ने लुधियाना में एक एग्जीबिशन करी। कई प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज भी अब इन शहरों में एंटर करना चाहती है। प्राइवेट वेल्थ मैनेजर्स अमीर लोगों का पैसा मैनेज करते हैं, जिसके बदले में उनको एक फी मिलती है। ऐसी कंपनीज टॉप 1% को टारगेट नहीं करती, बल्कि टॉप 1% की भी एक छोटी सी लेयर को टारगेट करती है, जिनको कहा जाता है UHNWIs, अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। इन लोगों की नेटवर्थ है $30 मिलियन यानी कि 250 करोड़ रुपए। और पूरे हमारे देश में ऐसे 13,000 लोग हैं। पर अब कई वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज ऐसे लोगों की तलाश में है टियर 2 और टियर 3 शहरों में, जैसे मोरबी, वापी, पानीपत, लुधियाना, तिरुपुर, रायपुर, देहरादून, जमशेदपुर और राजकोट।
इस इंडस्ट्री में कई कंपनीज हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट वेल्थ, 361 वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट और वाइट ओक कैपिटल AMC। ऐसी सर्विसेज की डिमांड इतनी ज्यादा है कि ये सारी कंपनीज एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रही हैं वेल्थ मैनेजर्स के लिए। एक साइड नोट, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो तो एक प्राइवेट वेल्थ मैनेजर की जॉब अच्छी हो सकती है। मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट वेल्थ ने कहा कि वेल्थ मैनेजर्स की डिमांड इंडिया में बढ़ ही रही है, तो ये एक करियर है जो आप कंसिडर कर सकते हो। अब वीडियो पर वापस आते हैं। जैसे 361 वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अभी वो बस उन कस्टमर्स को सर्व करते हैं जिनकी नेटवर्थ 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, पर जल्द वो एक ऐसा सेगमेंट लॉन्च करेंगे जिससे वो 5 से 50 करोड़ के लोगों को भी सर्व कर पाएंगे। और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि इसकी डिमांड ही बढ़ रही है। पिछले 3 साल में करीब 60,000 इंडियंस ने करोड़पति क्लब को ज्वाइन किया है। पर ये सब लोग करोड़पति बने कैसे? लोग 2 तरीके से इस दुनिया में पैसे कमाते हैं। एक है अपना टाइम, यानी कि वो अपना टाइम देते हैं किसी चीज के लिए और उस टाइम के लिए उनको पैसा दिया जाता है, जिसको कुछ लोग सैलरी भी बोलते हैं। पर टाइम से पैसे कमाने में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सबके पास टाइम बस 24 घंटे ही है, आपके पास और मेरे पास। इसलिए नवल रफीकांत ने अपने एक फेमस ट्विटर थ्रेड पर बोला था कि वेल्थ टाइम से नहीं बनती बल्कि एसेट्स से बनती है, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू तब भी इंक्रीज कर सकती है जब आप सो रहे होते हो। इसलिए मोस्टली सुपर रिच लोग अपने टाइम की वजह से अमीर नहीं होते, बल्कि वो होते हैं क्योंकि उनकी एसेट्स की वैल्यू अप्रिशिएट कर रही है। और ऐसा ही केस है इंडिया में भी। एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा ओल्ड मनी और न्यू मनी का। ओल्ड मनी वाले वो लोग हैं जो कई सालों से अमीर हैं। ये या तो एक्टर्स हो सकते हैं, या फिर बिजनेस पर्सन, और या पॉलिटिशियन। मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है। मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करनी है। मैं इस वीडियो में उन लोगों की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ न्यू मनी के लोगों की। ये कौन है? बाइजू रविंद्रन, उनकी बीवी दिव्या गोकुलनाथन और उनके भाई रिजू रविंद्रन। 2015 से इन तीनों ने कंबाइंड $400 मिलियन यानी कि 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे कमाए अपनी स्टार्टअप से। कई स्टार्टअप फाउंडर्स इस न्यू मनी कैटेगरी में आए हैं इंडिया के स्टार्टअप बूम से। अब कई स्टार्टअप फाउंडर्स की सैलरी इतनी ज्यादा नहीं होती, जैसे पीयूष बंसल की एनुअल सैलरी 3.7 करोड़ है, गजल अलग की 1 करोड़ से भी कम। फाउंडर्स पैसा कमाते हैं अपनी कंपनी के शेयर्स बेचकर। ये है मिथुन संचेती, जिन्होंने अपनी ऑनलाइन ज्वेलरी कंपनी कैरेट लेन का 27% शेयर बेचा टाटा को 4000 करोड़ से भी ज्यादा के लिए। इन 27% शेयर्स के साथ मिथुन ने अब अपनी पूरी कंपनी टाटा को बेच दी है। पर एक फाउंडर को अपनी पूरी कंपनी बेचने की जरूरत नहीं होती, वो कुछ कंपनी के शेयर्स भी बेच सकते हैं सेकेंडरी सेल्स के जरिए। इन सेकेंडरी सेल्स से ही बायजूस और उनके परिवार ने अपना पैसा कमाया। प्राइमरी सेल होती है शेयर्स की, जब शेयर बेचकर कंपनी को पैसा मिलता है, जबकि सेकेंडरी सेल में कंपनी को पैसा नहीं मिलता बल्कि फाउंडर को पैसा मिलता है। कई इन्वेस्टर्स को ये सेकेंडरी सेल्स नहीं पसंद, क्योंकि इनकी वजह से फाउंडर की ओनरशिप कम हो जाती है और कंपनी को पैसा भी नहीं मिल रहा। अब अगर फाउंडर की ओनरशिप ही नहीं है कंपनी में, तो वो क्यों मेहनत करेगा? उससे तो अपने शेयर बेच लिया और पैसा कमा लिया। अब अश्नीर ग्रोवर ने ट्विटर पर जरूर कहा कि फाउंडर्स को सेकेंडरी सेल करनी चाहिए, पर कई इन्वेस्टर्स मानते कि इससे ये सिग्नल मिलता है कि फाउंडर कंपनी बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। थोड़ी बहुत सेकेंडरी सेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस चीज की वजह से फाउंडर को भी राहत मिल जाती है। वो अपना कर्ज चुका सकते हैं, घर खरीद सकते हैं और 2-3 सालों के लिए उनकी अच्छी इनकम भी होगी। पर अगर उन्होंने ज्यादातर शेयर बेच ही दिए तो क्या वो मेहनत करेंगे कंपनी बनाने में? पर इन सेकेंडरी शेयर्स को बेचकर ही कई फाउंडर्स पैसा बना रहे हैं और घर खरीद रहे हैं। अब स्टार्टअप फाउंडर्स ही इस न्यू मनी की कैटेगरी में नहीं आए, कई प्रोफेशनल्स भी आए हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हो या फिर लॉयर्स। पर जो स्पीड होती है वेल्थ क्रिएशन की, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कम होती है और स्टार्टअप वर्ल्ड में ज्यादा। और इस स्टार्टअप वर्ल्ड से कई एम्प्लॉयज को भी फायदा मिलता है सेकेंडरी सेल से। ये होता है ईसॉप्स के जरिए। और एक अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज का फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट का ईसॉप पे आउट इतना ज्यादा था कि बेलंदुर एरिया में 3.5 से 5 करोड़ के 4 BHK और विलास की डिमांड बहुत हाई हो गई थी, क्योंकि उधर ही फ्लिपकार्ट ऑफिस भी लोकेटेड है। ईसॉप्स का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, जिससे एम्प्लॉयज को ओनरशिप मिलती है कंपनी में। एक बहुत अच्छा तरीका है लॉयल्टी डेवलप करने का, क्योंकि अगर कंपनी अच्छा करेगी तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, वैल्यूएशन बढ़ेगी तो ईसॉप्स की वैल्यू बढ़ेगी और एम्प्लॉय को फायदा मिलेगा। यूजुअली वो लोग जो ज्यादा लंबे टाइम काम करते हैं उनको ज्यादा ईसॉप्स मिलते हैं। अब फ्लिपकार्ट का ईसॉप पे आउट हुआ था फोन पे की वजह से, पर हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मैटर ये करता है कि इस पे आउट की वजह से कई फ्लिपकार्ट एम्प्लॉयज इंडिया 1 की कैटेगरी में आ गए। कई फ्लिपकार्ट एम्प्लॉयज एक घर की तलाश में थे, इसलिए नहीं कि उधर वो रहना चाहते थे, बल्कि वो उनका दूसरा घर होना था। क्यों? टैक्स बचाने के लिए। अब ये पोर्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, पर आपके लिए जरूरी है समझना, ताकि आप समझ पाओ कि इंडिया की लग्जरी प्रॉपर्टी मार्केट और हमारी स्टार्टअप्स में क्या कनेक्शन है। मान लो आप एक बिजनेस ओनर हो और आपने अपना बिजनेस बेचा
अगर आपके पास अपने बिजनेस के शेयर्स 2 साल से ज़्यादा के लिए थे तो आपको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अगर बिजनेस की वैल्यू 5 करोड़ से ज़्यादा थी तो ये टैक्स होता है 24% का। तो अगर आपने 100 करोड़ के शेयर बेचे आपको 24 करोड़ का टैक्स देना होगा। इस टैक्स को बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 54F। इस एक्ट को यूज़ करके आप टैक्स बचा सकते हो अगर जो भी आपने पैसा कमाया अपना बिजनेस को बेचकर आप वो एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो। तो अगर आपने बिजनेस भेजा 100 करोड़ रुपए में, आप 100 करोड़ की रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदो जिससे आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा, 0 टैक्स। बस इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि एक बिजनेस ओनर बस एक ही प्रॉपर्टी खरीद सकता है। इसी वजह से कई बिजनेस ओनर्स अपने भांजा भाई बहन को कैप टेबल पर डाल देते हैं, यानी कि उनको इन्वेस्टर्स बना देते हैं जिससे जब बिजनेस बिके सब अपनी प्रॉपर्टी खरीद पाए। अब अगर एक ही ओनर होगा 100 करोड़ के बिजनेस का तो उनको 100 करोड़ की रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी होगी। पर अगर आपने 4 फैमिली मेंबर्स को ओनर बना दिया तो चारों ओनर्स 25 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। बस एक और चीज़ है कि आप ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी 3 साल तक बेच नहीं सकते। तो अगली बार जब आप किसी बिजनेस ओनर को रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हुए देखो समझ जाओ कि वो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ही बचा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को भी पता चल गया था कि बिजनेस ओनर्स क्या कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट बना दी 10 करोड़ की। यानी कि अगर आपने 100 करोड़ में बिजनेस बेचा और फिर 100 करोड़ में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी तो पहले 10 करोड़ में कोई टैक्स नहीं लगेगा, पर 90 करोड़ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 24% का। इसी वजह से बेंगलुरु की लग्जरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट इतना बूम कर रही है। इसके अलावा एक बिहेवियरल चेंज भी आया लोगों में। कोविड के बाद कई लोग बड़े घर चाहते हैं, इस वजह से वो अपने अपार्टमेंट्स अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे पुणे के एक फाइनेंस प्रोफेशनल विशाल गुप्ता ने कहा कि वो एक 2 BHK में रहते थे पर अभी उन्होंने 2 करोड़ का एक 4 BHK लिया है ताकि उनको और जगह मिले। यूजुअली लोग घर कम खरीदते हैं जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होती है, क्योंकि जब रेट हाई है तो आपको होम लोन पर इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ेगा। पर पिछले 2 सालों से इंटरेस्ट रेट्स हाई है फिर भी हमारी हाउसिंग मार्केट में एक बूम आ रहा है। ये हुआ एक फोमो की फीलिंग से, जिस वजह से कई लोग घर खरीदे। जैसे मुंबई के एक इंडिविजुअल ने बताया कि वो 2 साल वेट करना चाहते थे ताकि इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाए, पर उनके मन में एक डर था कि अगर प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ गए तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। इस वजह से 2 साल पहले उन्होंने 3 करोड़ का घर खरीद लिया। डिमांड इतनी ज़्यादा है घरों की इंडियन शहरों में कि उसकी वजह से प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। पिछले 5 सालों में इंडिया के टॉप 8 शहरों में एवरेज प्राइस 13% से इंक्रीज हुआ है। तो हालत ये है इंडिया की प्रॉपर्टी मार्केट की कि EMI भी बढ़ रही है और घरों के प्राइस भी, और फिर भी ये मार्केट बूम कर रही है। कुछ दिन पहले ही मुंबई के वर्सोवा में एक नया लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, 4 to 5 बेडरूम, ओनली 20 करोड़। पर इंडिया की लग्जरी प्रॉपर्टी मार्केट में NRIs का भी एक बहुत बड़ा रोल है। इंट्रोडक्शन में मैंने जो DLF प्रिवाना साउथ लग्जरी अपार्टमेंट्स के बारे में बात करी थी, उन अपार्टमेंट्स की 25% सेल NRIs की वजह से हुई थी। कई NRIs तो केन्या और टैंजानिया से थे। इन NRIs के लिए ऐसे घर खरीदना एक इन्वेस्टमेंट की तरह है ताकि वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से बेनिफिट कर पाए। NRIs प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना रेगुलेशंस की वजह से उनके लिए इतना आसान नहीं है, और स्टॉक मार्केट ही है जहाँ पिछले 5 सालों के दौरान मोस्ट इंडियंस ने अपना पैसा कमाया है। हिस्टोरिकली मोस्ट इंडियंस स्टॉक मार्केट को बहुत रिस्की मानते थे, बस कुछ लोग ही इस गेम में उतरने के लिए राजी थे, जैसे राकेश झुंझुनवाला। कोविड से पहले इंडियन स्टॉक मार्केट को डोमिनेट करते थे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स जैसे JP Morgan या फिर एसेट मैनेजर्स, और रिटेल इन्वेस्टर जैसे आप और मेरे जैसे लोग स्टॉक मार्केट में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। ये चेंज हुआ कोविड के दौरान, जब स्टॉक मार्केट भी बढ़ी और कई इन्फ्लुएंसर्स भी आए। अगर आप अपने 20s में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए बना है। कई रिटेल इन्वेस्टर्स फिर ये स्टॉक मार्केट की गेम में उतरे, चाहे रेडिट से सीखकर, यूट्यूब पर या फिर कोर्सेज के जरिए। कई कंपनीज ने बहुत बड़ा बिजनेस बनाया इन रिटेल इन्वेस्टर्स को टारगेट करके। 2019 और 2023 के बीच 12 करोड़ इन्वेस्टर्स ने रजिस्टर किया। रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसी स्टेट से आ रहे हैं जहाँ पहले स्टॉक मार्केट के बारे में बात भी नहीं होती थी। 2023 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स 27% से इंक्रीज करे, और ये ग्रोथ रेट यूपी और बिहार में करीब 40% थी। और मोस्टली फायदा हुआ है इंडिया के अमीर लोगों का,
72% एफ्लुएंट इंडियंस यानी कि अमीर इंडियंस ने कहा कि स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा कारण है उनकी वेल्थ के पीछे। जिनका फायदा स्टॉक मार्केट से नहीं हुआ, उनका गोल्ड से हुआ। जनवरी 2020 में 10 ग्राम्स गोल्ड की कॉस्ट थी 39,000 रुपीज। दिसंबर 2023 में करीब 62,000 यानी 65% का इंक्रीज। गोल्ड खरीदना एक ट्रेडिशनल चीज रही है इंडियन घरों में। इनफैक्ट दुनिया का 11% गोल्ड इंडियन हाउस होल्ड्स के पास ही है। ये इसलिए क्योंकि गोल्ड एक सेफ एसेट माना जाता है। इन्फ्लेशन या फिर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से गोल्ड के प्राइस पर इतना असर नहीं पड़ता, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, कोविड या फिर इकोनॉमिक स्लोडाउन। गोल्ड के प्राइसेस इतने डगमगाते नहीं है। इसी वजह से जब भी कोई क्राइसिस चल रहा होता है दुनिया में, कई इन्वेस्टर्स गोल्ड खरीदते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड का दाम पिछले 4-5 सालों में बढ़ा है। इनफैक्ट एक इन्वेस्टर ने कहा कि जब गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडियन कंज्यूमर बहुत खुश हो जाता है और कई चीजें खरीदने लग जाता है, चाहे उन्होंने वो एक गोल्ड बेचा भी ना हो। पर लोगों के पास अब पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खर्च करेंगे। कई लोग बहुत कंजूस भी होते हैं। पर अब इंडिया में अमीर लोगों का एटीट्यूड भी बदला है। अरे यार कितनी गंदगी है इस देश में। पहले के जमाने में लोग अपना पैसा छुपा कर रखते थे, पर अब वो इसको दिखाना चाहते हैं। अरे ये तेरी टेप पे टेप ले। ये क्लियर हो जाता है इंस्टाग्राम रील से। ये हो रहा है नोवो रिच के राइज से। नोवो रिच एक फ्रेंच वर्ड है उन लोगों के लिए जो रिसेंटली अमीर हुए और अपना पैसा दिखाना चाहते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हमें ऐसे लोग और दिखाई दे रहे हैं हमारे देश में। ये लोग पैसा कमा रहे हैं बस सेव करने के लिए नहीं, बल्कि खर्च करने के लिए भी। और इसी वजह से अब हमारे देश में ज्यादा SUVs बिक रही हैं। 2022 में 42% गाड़ियां जो बिकी थी हमारे देश में वो SUVs थी, और एक साल बाद ये नंबर 48% हो गया। अब इंडिया 1 और इंडिया 2 अकेला नहीं है जो खर्च कर रहा है, इंडिया 3 भी खर्च कर रहा है। अगर आप ऊबर ड्राइवर को भी देखोगे, वो भी अच्छे से अच्छा फोन लेकर ही घूमते हैं। गवर्नमेंट के लेटेस्ट डेटा ने दिखाया कि रूरल और अर्बन एरियाज में लोग अब ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। पर अगर आप मास प्रोडक्ट्स की सेल्स पर नजर डालोगे तो पिक्चर बहुत अलग है। मर्सिडीज की जरूर रिकॉर्ड सेल्स हो रही है, पर ट्रैक्टर की सेल्स डिक्लाइन कर रही है। नेस्ले ने कहा कि उनके प्रीमियम प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर मास प्रोडक्ट्स इतने बिक नहीं रहे। तो जहां इंडिया 1 और इंडिया 2 बहुत अच्छा कर रहा है, इंडिया 3 के बारे में ऐसे जरूरी नहीं है। इंडिया 1, 2 और 3 की दुनिया बहुत अलग है, और इस चीज को सेपरेटेड रखने के लिए वो अपने बीच दीवारें लगाते हैं। पर इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि दीवारें यहाँ से लोग आगे निकल रहे हैं। की भी गाड़ी उसी सड़क पर जाती है जहाँ एक झुग्गी झोपड़ी है। यूजुअली इन 3 इंडिया के बीच कभी लड़ाई नहीं होती, क्योंकि सारा पैसा और पावर तो इंडिया 1 के पास ही है। बस 2 जगह ही है जहाँ इन तीनों के बीच इक्वालिटी है। एक है इलेक्शंस और दूसरा है सोशल मीडिया। तो जो चीज इंडिया 3 के लिए एंटरटेनिंग है, वो इंडिया 1 के लिए क्रिंज है। आज के बाद किसी भी लड़की को लड़के से पीछा छुड़ाना हो ना, तो उसको ये दिखा देना। उसको 1 सेकंड के लिए पीछे वाला कमाल खान लगा। पर जैसे ही आप सोशल मीडिया और इलेक्शन से बाहर आते हैं, ये इक्वालिटी भी उधर ही चली जाती है। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल यार, एक देखा जाए ना, जब से एक ये शादी हुई है ना इंडिया में, एक उस वक़्त से बहुत ज़्यादा एक ट्रेंडिंग में ये चीज़ें आ गई है कि इतने ज़्यादा अमीर लोग एक इंडिया में रहते हैं, और बहुत ज़्यादा अमीर, थोड़े बहुत हों यार, 800 करोड़ रुपया लगा है, वो भी इंडियन। इधर हमारे सोच कर बेचारे यार पागल हो गए। रात को एक मैं पोस्ट देख रहा था कि जब से हमारे जो आर्मी ने ये सुना है ना, उन्होंने बोल दिया कि हम अपनी सिक्योरिटी अंबानी के बेटे को देंगे। पहले सिक्योरिटी दी थी ना उधर फुटबॉल के जो मैच, अब इधर इन्होंने देने का एक फैसला कर दिया। जब से यार बहुत ज़्यादा पैसा बनता है, 2400 करोड़ पाकिस्तान का या 2500 करोड़ बन जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है, एक जब ये सुनेंगे तो मुंह से पानी तो आएगा। लेकिन एक आगे चीज़ें आ जाएं तो सर ने काफ़ी एक अच्छा एक्सप्लेन किया है, जो एक अमीरी को लेकर ना, कि कैसे एक लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहले बहुत चीज़ें कम होती थी, लेकिन अब हर तरह से इंडिया में जो भी चीज़ है, चाहे कार बिज़नेस है, जो जैसा बिज़नेस है, जो भी है ना,
वो अच्छा खासा बूस्ट कर रहा है भाई, एक बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। नहीं वाकई सही बात है, लेकिन भाई जब से ये शादी हुई है ना, मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में एक थरतल्ली सी मच गई है। हाँ ऐसे ही है। एक ना हर बंदे आप तो भाई एक मतलब कि जिधर भी जाए एक पाकिस्तानी सही इनका एक रिएक्शन देखने वाला होता है जब सुनते हैं ना कि यार कल तो मैं देख रहा था यार, एक भाई बता रहा था कि 2500 थी डिशेज। अच्छा 2500 डिशेज यार उसमें क्या क्या होगा 2500 डिश में खाने। मैंने तो भाई देखा था, एक ने तस्वीर लगाई हुई थी, सारे एक्टर बैठे हुए थे, वो आगे सारी बात आगे स्टेज पे कुछ डांस वगैरह कर रहे थे, बाकी जो है ना वो एक उन्होंने क्लीन या कोई चीज़ रखी हुई थी वहाँ पे बैठे हुए थे और देख रहे थे हैं। और उसने लिखा हुआ था कि यार देख लो कि पैसा जो है ना वो क्या कुछ करवा देता है, उसके पास इतना पैसा उसने इन पैसे वालों को भी ज़मीन पे बिठा दिया। हाँ हाँ बिल्कुल। जब इसने सही साड़ निकाला। जब अनंत और उसकी वाइफ चल रही थी ना वो एक रेड कारपेट पर, तो तब जितनी भी एक्टर्स थी ना उनमें उन्होंने हाथ में थाली पकड़ी हुई थी, वो भी उसने ऐसे ही बोला कि देख लो भाई इतना पैसा एक्टर्स को भी लाइन में लगा ये अब ना मतलब कि काफी ट्रेंड चल गया है ये जो मतलब कि एक्टर वाला कि इनको सही का बुला कर किया है। क्योंकि देखो ना वो एक अपना उनका कल्चर था वहाँ पे, सारे ज़ाहिर बात है कि मेहमान थे तो उन्होंने मतलब वो तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे खुश थे, लेकिन इधर देखो कैसा सीन, देखो ना हाथ ना पहुँचे तो वो फिर बात वहीं पे आ जाती है ना। लेकिन ये कि भाई अच्छी वीडियो के वाले से अगर देखा जाए तो भाई वाकई लोगों के अंदर जो है ना वो एक चेंज आया है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो एक स्टार्टअप्स का काफ़ी किरदार है, लोगों में पैसा जो है ना वो एक जो स्टार्टअप्स शुरू है, उसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो भाई वहाँ पे लोगों के अंदर बहुत इंटरेस्ट है, इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। एक देखो ना हर तरह के जो भी थोड़ा बहुत एक जो नॉलेज रखता है वो उसकी कोशिश है कि मैं उस साइड के ऊपर जाऊँ। ठीक है, एक नौकरी देखो ना हर तरह के लोग हर जगह के ऊपर मौजूद होते हैं, नौकरी वाले भी हैं, गरीब भी होंगे, और एक लेवल के ऊपर 1% भी होंगे, उसके अलावा एक 10% भी होंगे, वो सारे हैं। तो ये आस्ता आस्ता लेवल जो है ना एक से बढ़ के दूसरे में जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, तो इस तरह ये सीन जो है ना वो एक सर्कल चलता रहता है। और देखो ना सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप इकोनॉमिकली इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ज़ाहिर बात है जब इस तरह की बड़ी गाड़ियाँ एक ब्रांड सेल होंगे तो वो ज़ाहिर बात है वो फिर पैसा भी तो बढ़ना ही है ना। तो ये इसीलिए ही है ये चीज़ें, या इतने बड़े बड़े महंगे ब्रांड अगर इंडिया के अंदर आ रहे हैं और उनकी अगर सेल रिकॉर्डेड हो रही है तो इस चीज़ का तो भाई फ़ायदा ही है ना एक इकोनॉमिक जो है ना। बाकी भाई अपार्टमेंट्स देख लो कि कितने 3 दिनों में इतने भाई 7,200 करोड़। हाँ इतने वो DLF ने जो बनाए थे भाई वो तो उन्होंने कमाल कर दिया यार, इतने लोग अमीर रहते हैं इंडिया में भाई। देखो यही चीजें एक्सप्लेन सर ने की, वो भी काफी इंटरेस्टेड है। ये अच्छी बात होती है ना, आप बाहर मुल्क में पैसा कमा रहे हैं और इधर अपने मुल्क में लगा रहे हैं, ये भी एक सही है, वो भी सही बात है। लेकिन इधर इंडिया में जो कार भाई हुई पड़ी है वो तो आपने देखी नहीं यार, हर बंदे ही अमीर फिरता है यार। मतलब कि वो नहीं होने चाहिए, इससे थोड़ा सा जो एक अंदर लोगों की इंटरेस्ट बढ़ता है ना वो फिर आगे एक चलते हैं चीज़ों के। बाकी भाई टाइम और एसेट की उन्होंने अच्छी बात की है कि एसेट भी आपके साथ होना ज़रूरी है। टाइम तो खैर आप देते ही हैं, एक वो चीज़ें ऐसी हैं जो एक बैठे बैठे बढ़ जाती हैं। बिल्कुल अच्छी वीडियो तो बाकी अब मैं एक जो मतलब कि शादी पर वापस आए ना तो वो सिंगर थी ना अमेरिका की, वो एक मतलब के एक दिन था कि उसने मतलब कि 3rd क्लास बोला था इंडियन को। अच्छा हाँ वो मैं कल पोस्ट देख रहा था तो उसने भाई एक सही किया, उसको इधर अपना बुला कर नचाया साथ। ऐसे ऐसे वीर गहला रही थी। वो कभी कभी 3rd क्लास बोला था इंडियन को भाई। अच्छी है तो तभी 70 करोड़ लेकर गई, 70-80 कितना पैसा नहीं देखना होता, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, एक शो करनी होती है चीजें कि मेरे बेटे की शादी में अमेरिका की सबसे बड़ी सिंगर आई थी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।